प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस मैं सेकेंड सेमेस्टर के जो हिंदी के छात्र हैं उन छात्रों को जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, सरोज स्मृति से जो ली गई पंक्तियां हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ पंक्ति। तब भी मैं इसी तरह कवि जीवन में व्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निराकत नंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर लौटी रचना लेकर उदार ताकता हुआ मैं दिशाकाश। अब इन पंक्तियों का संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से अवतरित हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें एक बात दृष्टिगत होती है कि निराला जी इन पंक्तियों में अपनी व्यस्तता और सरोज के बचपन स्मृतियों को साझा करते हुए बता रहे हैं। बचपन की क्या क्या स्मृतियां हैं और क्या साझा करते हुए बता रहे हैं, उसकी चर्चा मैं अब आपसे आगे करने वाला हूँ। कि तब भी मैं इसी तरह जब सरोज छोटी थी और उस समय वह 1-2 साल की थी, उसका भाई रामकृष्ण जब उसकी पिटाई कर देता था तो पिटाई करने के बाद उसे चुप कराने के लिए कहता था कि सरोज तुम मेरे पास आओ, चलो मैं तुम्हें गंगा नदी के तट पर घुमाने ले चलूँगा। और जैसे ही वह यहाँ बोलता था तुरंत तुम अपनी रुआसी आँखों को पोंछकर उस चेहरे पर तुरंत हंसी आ जाती थी और हंसते हुए तुम गंगा नदी के किनारे घूमने के लिए चल पड़ती थी। तब भी मैं इसी तरह उस समय भी मैं इसी तरह से समस्त अपने पूरे कवि जीवन में व्यर्थ रूप में व्यस्त रहा करता था। कि अर्थात मैं जो भी रचनाएं लिखता था उन रचनाओं की उपयोगिता उस समय थी नहीं और उन रचनाओं से मुझे धन भी नहीं प्राप्त हो रहा था। मैं व्यर्थ फालतू में अपनी लेखनी से रचनाएं लिखता चला जा रहा था। कवि जीवन में कवि जीवन यानी मैं अपने कवि रूपी जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त रहा करता था। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, और मैं बिना रुके हुए अबाध यानी बिना बाधा के मुक्त छंद अर्थात छंद के बंधन से मुक्त होकर रचनाएं लिखा करता था। पर संपादक गण निरानंद, और जो भी संपादक गण थे वे बिना आनंद के अर्थात मेरी जो रचनाएं रहती थी उसमें उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती थी कि चलिए हिंदी का एक और भी कवि आ गया है, इससे मेरी रचनाओं को देखकर वे प्रसन्नचित्त नहीं होते थे। इसी तरह से मैं व्यर्थ ही अपने कवि जीवन में व्यस्त रहा करता था। वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश। निराला जी कहते हैं कि तब भी मैं इसी तरह उस समय भी मैं वापस कर देते पढ़ सत्वर की अर्थात जो संपादक गण थे वे मेरी रचनाओं को पढ़ करके सत्वर यानी बिना देर किए सतर्कता के साथ 1 और 2 पंक्ति में उत्तर देकर मेरी रचनाओं को वापस कर देते थे। लौटी रचना लेकर उदास, और मैं उन रचनाओं को उदास लेकर लौटता था। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, और मैं केवल उस समय आकाश को देखा करता था। दिशा और आकाश को देखा करता था। भाव इन पंक्तियों का यह निराला जी ने इस पंक्तियों
व्यक्त किया है कि जब तुम छोटी थी मैं इस तरह की कविताएं, व्यर्थ कविताएं लिखने में लगा रहता था। मेरी पुत्री जब छोटी थी और मैं बड़े मनोवेग से मुक्त छंद की रचना करता था, पर संपादकों के पास जब भेजता था तो संपादक गण उन रचनाओं को बेमन से पढ़कर वापस कर देते थे। इतना ही नहीं, उन रचनाओं पर, उन मेरी रचनाओं पर 1 या 2 अक्षर में उत्तर लिखा हुआ होता था कि रचना घटिया है, इसलिए छप नहीं सकती है। इस तरह की बात जब मैं पढ़ता था तो अत्यंत उदास होता था और मैं केवल आकाश को देखा करता था। इस भाव को इन पंक्तियों में निराला जी ने व्यक्त किया है। अब फिर इसके बाद जब ये व्याख्या लिख चुके तो व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं? व्याख्या के बाद हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो देखिए छात्रों, काव्य सौंदर्य लिखने के लिए मैंने आपसे बताया था कि काव्य सौंदर्य या विशेष भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो उसमें देखिए कि क्या विशिष्ट बातें हैं। तो संपादकों की निरंकुशता और मठाधीशी का निम्न पंक्तियों में निराला जी ने वर्णन किया है कि मेरी मुक्तक छंद की रचनाएं संपादक गढ़ देते थे और 1-2 लाइन में उत्तर लिख देते थे कि रचनाएं घटिया हैं। अब रचनाएं घटिया हैं कि अच्छी हैं, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता था, केवल लिख देते थे। इस कारण से संपादकों की मठाधीशी का वर्णन निम्न पंक्तियों में निराला जी ने किया है। और बचपन की, सरोज के बचपन की स्मृति को बताते हैं कि हे पुत्री, इसी कारण से मैं तुम्हारे हित में आज तक कुछ नहीं कर सका हूँ। फिर आगे की पंक्ति में निराला जी कहते हैं, आगे निराला जी कह रहे हैं कि बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा पर। यानी निराला जी यहाँ यह कह रहे हैं कि जब आप सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध सूरगीत सरोज स्मृति से ली गई हैं, जिसके कर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग आप लिखते हैं तो प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि इसमें किस बात को उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने संपादकों की निरंकुशता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है तथा अपने पुत्री के बचपन की स्मृतियों को साझा कर रहे हैं कि बचपन में मेरी पुत्री कैसी थी और मैं किन किन बातों में व्यस्त रहा करता था। तो देखिए इस पंक्ति में निराला जी कह रहे हैं कि मैं जो भी संपादक इत्यादि थे उनके पास जब अपने रचनाएं भेजा करता था तो संपादक गण जो थे वे मेरी रचनाओं का उत्तर 1-2 लाइन में लिख कर भेज देते थे कि रचना घटिया है, इसलिए छापी नहीं जा सकती है। तब उसके बाद मैं क्या करता था? मैं उसके बाद यह करता था कि मेरी जो रचनाएं हैं मैं बैठकर प्रांतर में अर्थात बाग बगीचों में दीर्घ प्रहर तक यानी कई पहरों तक एक ही स्थान पर बैठा रहता था, व्यतीत करता था गुनगुन कर। व्यतीत करता था यानी समय बिताता था गुनगुनाते हुए, छोटे छोटे गीतों को गुनगुनाया करता था और उन पंक्तियों को मैं बार बार दोहराता था। 3-4 पहर तक मैं उन्हीं जो संपादकों के पास रचनाएं भेजता था, जब वो रचनाएं मेरे पास आ जाती थी तो उन रचनाओं को लेकर उन रचनाओं का अभ्यास मैं कई पहरों तक लगातार किया करता था। फिर उसके बाद कह रहे हैं निराला जी कि संपादक के गुण यथाभ्यास, उसके बाद क्या करता था मैं? संपादक के गुण यथाभ्यास कि जो भी संपादक थे उन संपादकों के बारे में
मैं घंटों सोचता रहता था और मन ही मन उन संपादकों के गुणों को गुनगुनाया करता था। संपादक के गुण अर्थात गुण से तात्पर्य है कि अवगुणों को अपने वे मेरे गुणों को दुर्गुण बता देते थे और वे मेरी रचनाओं पर अभ्यास नहीं करते थे। इस कारण से उन संपादकों की निरंकुशता पर मैं अत्यंत दुखी होकर अभ्यासपूर्ण बातें बोलता था। पास की नोचता हुआ घास और सामने की जो घास जो हुआ करती थी मैं उसको नोचा करता था, उसको उखाड़ उखाड़ कर मैं तरह तरह हतोत्साहित होकर निराशा के भाव में अपने आसपास जो भी घास होती थी उसे जाने अनजाने इधर उधर फेंकता रहता था। अज्ञात फेंकता इधर उधर, अज्ञात अर्थात मुझे उस समय यह भान नहीं होता था कि मैं किन घासों को कहाँ फेंक रहा हूँ या वे कौन सी घास है, वो कौन सी घास है, बस केवल मैं उसे फेंकता ही रहता था। भाव की चढ़ी पूजा उन पर, और उन्हें फेंकता क्यों किया था? क्योंकि मेरे उस घास के रूप में मैं अपने हृदय के भावों को उन संपादकों की पूजा में चढ़ाया करता था। यानी निराला जी का तात्पर्य इन पंक्तियों को लिखने का क्या है कि घास को नोचने और चढ़ाने के रूप में उन संपादकों के प्रति निराला जी का आक्रोश व्यक्त हो रहा है। यानी वे निराला जी कहते हैं कि मैं जब संपादक वर्ग मेरी रचनाओं को वापस कर दिया करते थे तो मैं अत्यंत दुखी होता था और अपने क्षोभ को व्यक्त करने के लिए मैं कई कई घंटों तक एक ही स्थान पर बैठा रहता था और उसके अगल बगल की घास जो थी उसे नोच नोच करके मैं अगल बगल इधर उधर फेंकता रहता था और उन पंक्तियों को गुनगुनाता था जो पंक्तियाँ वापस कर दी गई हैं, उन पंक्तियों को गुनगुनाता था और उस घास को नोच कर संपादकों के ऊपर क्षोभ प्रकट करता हुआ फेंका करता था। जो मेरे भाव को नहीं समझ पाए थे, मैं उन भावों को न समझ पाने वाले संपादकों पर वह घास अर्पित किया करता था। अब इसके बाद जब ये हो गया छात्रों, तब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में क्या क्या विशेषता है इस पंक्ति की? पहली विशेषता यह है कि संपादकों की मठाधीशी का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, इधर उधर में ध और र वर्ण की आवृत्ति, ध और र वर्ण की आवृत्ति, प्रांतर में र वर्ण की आवृत्ति, प्रहर में र वर्ण की आवृत्ति, व्यतीत कर्ता में त वर्ण की आवृत्ति, और फिर इसके बाद अगली पंक्ति जब हम देखते हैं तो संपादक में स और यथाभ्यास में स वर्ण की आवृत्ति। अज्ञात फेंकता इधर उधर में जब हम देखते हैं तो अज्ञात फेंकता इधर उधर में र वर्ण की आवृत्ति, और फिर जब हम देखते हैं तो नीचे की पंक्ति में कोई विशिष्ट अलंकार नहीं। तो छात्रों आप लिखेंगे कि इन वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली का उपयोग यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। अब फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगली पंक्ति निम्नलिखित है। आगे निराला जी बता रहे हैं कि याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर शुरू, खेलती हुई तू परी चपल में दूर स्थित प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख उठा गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर। यहाँ पर आप देखिए छात्रों, तो सबसे पहले संदर्भ आप लिखते हैं तो संदर्भ में वही पुराना संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कृति सरोज
स्मृति से अवतरित था, सरोज स्मृति से अवतरित हैं। फिर प्रसंग आप लिखते हैं तो प्रसंग में आप क्या लिखते हैं, इन पंक्तियों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर लिखते हैं। यानी अब निराला जी ने सरोज से के बचपन की स्मृतियों के द्वारा उसके सौंदर्य की चर्चा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। वो पुत्री से अपने कहते हैं, याद है दिवस की प्रथम धूप, कि हे पुत्री क्या तुम्हें स्मरण है जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हारी या नानी के यहाँ उस दिवस की प्रथम सूर्य की किरणें, दिवस यानी दिन की, प्रथम यानी पहली बार, धूप यानी धूप की, दिन की जो सूर्य की पहली किरण आती है, जो तुम्हें सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ रही थी, क्या तुम्हें वो याद है कि पड़ी हुई तुझ पर सूरज और तुम्हारे ऊपर वो जो सूर्य की किरणें थी वह पड़ी हुई थी, क्या है पुत्री तुम्हें वह याद है? खेलती हुई तू परी चपल, उस समय तुम चपलता के साथ खेलती हुई एक परी थी। मैं दूर स्थित प्रवाह से चल, और मैं दूर खड़ा हुआ, दूर प्रवास से चलकर तुम्हारे पास आया था। क्या हे पुत्री तुम्हें ये सब याद है? कि भाव इनका क्या है कि भाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह है निम्न पंक्ति में कि हे पुत्री तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद मैं विवाह के संबंध में बातचीत करने के लिए तुम्हारी नानी के यहाँ आया था। उस समय मैं कहाँ था? मैं दूर स्थित प्रवास से चल, यानी उस समय निराला जी कहाँ रहते थे? कलकत्ता में। कलकत्ता से उस प्रवास से चलकर मैं कलकत्ता से चलकर तुम्हारी नानी के यहाँ इतनी दूरी से आया हुआ था, और मैंने देखा कि सूर्य की जो पहली किरणें हैं और तुम आंगन में खेल रही हो और सूर्योदय की पहली किरण तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। क्या वो बातें तुम्हें याद है? 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, क्योंकि मैं कलकत्ता से 2 वर्ष बाद लौटा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए अत्यंत ही उत्सुक था कि तुम्हारा मुख कैसा होगा, तुम कितनी सुंदर होगी, कैसी हो गई होगी, उस बात को लेकर मैं अत्यंत ही उत्सुक था गया हुआ बैठा बाहर, और मैं उस समय बाहर बैठा हुआ था और तुम्हारे ऊपर सूर्य की पहली धूप पड़ रही थी और मैं तुम्हें देख रहा था आंगन में फाटक के भीतर, और तुम आंगन में फाटक के भीतर बच्चों का खेल खेल रही थी। तो इसकी व्याख्या यह हो गई। इसके बाद हम इसका काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में क्या पाते हैं? काव्य सौंदर्य में हमें यह बात मिलती है कि प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपनी पुत्री की बचपन में खेले जा रहे खेल का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा, सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। तीसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है, जैसे पर और स्वरूप में प वर्ण, जैसे परी और चपल में प वर्ण, देखने अपने में न वर्ण, आंगन में न वर्ण की आवृत्ति होने से इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। अब फिर इसके बाद अगली पंक्ति मैं आपको चर्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ निराला जी अगली पंक्ति में किस भावना को व्यक्त करते हैं वह निम्नलिखित रूप में द्रष्टव्य है। देखिए छात्रों, अब
अब आगे निराला जी क्या कह रहे हैं, मूढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन का दीर्घगात पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंत देखा भविष्य के प्रति अशंक। इस पंक्ति में निराला जी सबसे पहले हम इन पंक्तियों का संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में आप देखिए कि संदर्भ में निराला जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां निराला जी की सरोज स्मृति से हैं, इतना तो आप जानते हैं। फिर इसके बाद प्रसंग आप लिखेंगे। प्रसंग में पूरी पंक्ति को पढ़ने के बाद क्या बात है कि इसमें यह बात है कि निराला जी के दो संतानें थी, एक पुत्र रामकृष्ण और एक छोटी सी पुत्री सरोज। इतने में उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, जैसा कि आप जानते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों का पालन नानी और नाना के यहाँ हो रहा था। तो नानी या नाना के यहाँ जब पालन हो रहा था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो सास थी, उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से दो विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। तो उनके ऊपर दबाव रखा गया और उसके लिए निराला जी की सास ने निराला जी को जन्म कुंडली निराला जी की दिखाई। तो निराला जी जब उस जन्म कुंडली को अपने हाथ पर लेते हैं तब वो क्या कहते हैं, मूढ़े पर ले कुंडली हाथ, मूढ़े पर ले कुंडली हाथ। अर्थात यहाँ निराला जी बता रहे हैं कि मैं उस समय कहाँ था कि मैं उस समय एक मूढ़े पर, जैसे ये होता है ना कि आंगन में एक मूढ़ा सा इस तरह का कुछ उठला सा बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो उठला बना हुआ था, उठला जो बना हुआ था, निराला जी कहते हैं कि जब वो आंगन के उस मोड़ पर देखते हैं तो आंगन, पहले जो पुराने आंगन थे उन आंगन में हम ये पाते हैं कि इस तरह का एक मूढ़ा उठला बना हुआ होता था जिस पर लोग बैठते थे। तो निराला जी भी उसी मूढ़े पर बैठे थे और वहाँ निराला जी की सास ने उनके हाथ में कुंडली दिया। निराला जी की कुंडली जब उनके हाथ में दिया तो निराला जी कहते हैं कि अपने जीवन का दीर्घकाल, जिसमें मेरे पूरे जीवन की जीवन दृष्टि लिखी हुई थी, यानी मेरे पूरे जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो घटनाएं लिखी हुई थी। तो उन घटनाओं को, जो घटनाएं लिखी हुई थी, उन घटनाओं को मैंने पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह। जब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे मेरी कुंडली में दो विवाहों का प्रक्रम मिला कि दो विवाह मेरे होंगे। जब मैंने ये पढ़ा तो हंसता था मन में बड़ी चाह। उस समय मैं बड़ी तेजी से हंसा अपने मन में, और बहुत ही तेज से हंसा कि जिसने भी कुंडली बनाई है आज उसकी कुंडली क्या होगी, खंडित करने को भाग्य। अर्थात वह कुंडली बनाने वाले कि यह प्रवृत्ति का आज खंडन हो जाएगा, यानी कि अब वह कुंडली सार्थक नहीं होगी। उस कुंडली की बात को मैं झूठा घोषित कर दूंगा। देखा भविष्य के प्रति असंक, और उस भविष्य के प्रति मैं अत्यंत ही असंक, खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति असंक। अर्थात मैं आज भाग्य के अंक को खंडित करने वाला हूँ। इस भविष्य को देखकर मैं अत्यंत ही आशंका भाव से प्रसन्न चित्त हुआ जा रहा था। मेरा चित्त अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। इतना निराला जी कहते हैं। फिर इसके बाद अगली बात इसमें यह है कि अब हम काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में किन किन बातों का समावेश इसमें हुआ है?
पहली बात तो यह है कि इस पंक्ति में निराला जी ने तत्कालीन समय की परिस्थिति और प्रवृत्ति से हमें अवगत कराने का प्रयास किया है कि उस समय पर लोगों की कुंडलियों पर बहुत विश्वास होता था। तो ज्योतिष गणना का चित्रण निराला जी ने इस पंक्ति में किया है। फिर इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है, इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली है, जिसमें अत्यंत ही सुंदर सुंदर शब्दावली में अपनी बातों को व्यक्त करने का प्रयास निराला जी द्वारा किया गया है। इस छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे जो पढ़ाऊंगा वह इस प्रकार है। निराला जी आगे कहते हैं कि इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। तो सबसे पहले इस पंक्ति का हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप कि इन पंक्तियों में निराला जी अपने ऊपर डाले जा रहे विवाह के दबाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इससे पहले आत्मीय स्वजन, यानी इन रिश्तों से पहले मेरे जो आत्मीय स्वजन लोग थे उन्होंने कई बार कहा कि जो मेरा हित चाहने वाले थे लोग, उन लोगों ने कई बार मुझसे आग्रह भी किया है और स्नेह के साथ मुझे कहा है कि जीवन सुखमय होगा, कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, विवाह कर लो। अर्थात यदि आप विवाह कर लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, कि अगर पढ़ी लिखी और सुंदर कोई स्त्री आती है, यदि आप उससे विवाह कर लेते हैं तो आपका जीवन अत्यंत ही सुखमय हो जाएगा। ऐसा निराला जी बताते हैं कि ऐसा जो मेरे भाई, जो मेरे बंधु बांधव, मित्र और संबंधी लोग थे, इन सभी ने इस बात को एकमत से कहा कि यदि आप विवाह कर लेते हैं तब आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। निराला जी कहते हैं कि इस तरह के विवाह के अवसर भी बहुत सारे आए कि जिनकी लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, उनको मैंने स्नेह के साथ विदा किया है। ऐसा इन्होंने, निराला जी ने अपने इस पंक्ति के माध्यम से उत्तर दिया है कि कई सारे विवाह के परिणय के अवसर आए, पर सभी को मैंने स्नेह के साथ मैंने सबकी विदाई की। फिर इसके बाद जब हम पंक्ति की व्याख्या लिख लेते हैं तो काव्य सौंदर्य की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, काव्य सौंदर्य में इससे स्वजन में सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, सस्नेह। फिर इसके बाद सुखमय होगा विवाह कर लो में जब हम देखते हैं तो सुखमय, यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है और इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, ऊज गुण युक्त, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर निराला जी ने किया है। रस इसमें कौन सा है? तो रस जब हम खोजते हैं तो रस अद्भुत रस है। यहाँ के अपने स्वजनों की अद्भुत बातों का संकलन निराला जी ने किया है। इस कारण से अद्भुत रस की सुंदर छटा निम्न पंक्ति में देखने को मिल जाती है। तो छात्रों,
आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे की व्याख्याओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।